सारे कॉमन फैक्टर्स को हम ले लें तो वो बन जाता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सीबीएसई के पेपर्स में 2 मार्कर के लिए आया हुआ था। कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 टेक्निक्स एक साथ अप्लाई करनी है। लेकिन ये इनका फैक्टर नहीं है। फैक्टर किसका होगा? इनमें से 1 और 2 रिमाइंडर्स बचने चाहिए। बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? उस केस में हमारे को निकालना था फैक्टर जो कि डिवाइड करता है। अब हमें निकालना है मल्टीपल जो डिवाइड हो रहा है। एलसीएम की मुझे ये ट्रिक पर्सनली सबसे आसान लगती है। अगर हमने पहले एचसीएफ निकाल लिया है, अगेन का मतलब भी यही है कि भाई आगे बढ़ो इन फ्यूचर। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 2 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इतना जरूरी है। म्यूजिक के 5, डांस के 7 और हैंडीक्राफ्ट्स के 9। बस अब अलग अलग इतने चाहिए तो टोटल कितने चाहिए भाई? सिर्फ ऐड कर देते हैं उसको। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा दिया हुआ है, सिर्फ कहानी बदल दी। एग्जैक्टली सेम डेटा। तो ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर के हमारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने केस स्टडी में कन्वर्ट करके पूछा हुआ है, वो भी आप अपने सामने खुद देख सकते हो। 5 डजन्स, so 5 डजन्स एट द रेट ऑफ ₹60 विल कॉस्ट मी 300। चिल्ड्रन, विश यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ मेरा ये PYQs का मॉड्यूल यहीं खत्म होता है। ठीक है, अच्छे से वीडियोस देख लो। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। इससे पहले वाले मॉड्यूल में मैंने सारे MCQs डिस्कस किए थे। वो 30 MCQs इन 30 मिनट्स। एक एक MCQ में सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखा जा सकता है। और आज के इसी वीडियो में हम सारे के सारे 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स और केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 31 इसलिए है क्योंकि इससे पहले के 30 क्वेश्चंस PYQs के हमने MCQ के फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? अब नोट करने की बात यह है कि ये 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी कि वो दोनों नंबर्स 2A और 3A के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, यानी कि दे आर एक्सप्रेसिबल एज 2A एंड 3A। अब हमको दिया हुआ है इसके बारे में, अगर हम 2 के फैक्टर्स को देखें 2 into A और 3A को देखें तो 3 into A, यानी कि 2A में और 3A में 2 और 3 के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन है। ठीक है ना? और अगर बाकी सारे कॉमन फैक्टर्स को हम ले लें तो वो बन जाता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। और यहाँ पे मैंने दोनों को A को येलो से शेड किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा हम करते आए पिछले वीडियोस में। HCF को हमने कॉमन फैक्टर्स में लिस्ट किया। सो 2 और 3 के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन है। तो एक बात तो समझ आ गई कि A ही इनका HCF है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि A को निकाला कैसे जाए। हमको एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि LCM इज 180। अब LCM निकालने के लिए हमने क्या रूल डिस्कस किया था कि पहले HCF को ले लो और फिर उसके अलावा बाकी बचे हुए फैक्टर्स को ले लो। तो हमने पहले ले लिया 2 जो 2A में था, फिर हमने लिया 3 और A क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है हमने सिर्फ एक ही बार लिया। तो एक्चुअली में LCM बनता है हमारा 6A, और क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 180 तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है 30। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि A की वैल्यू आते ही हमारे पास क्या आ जाता है, HCF ऑफ दीज नंबर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर्स में 2 मार्कर के लिए आया हुआ था। कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 टेक्निक्स एक साथ अप्लाई करनी है। पहले 2:3 दोनों नंबर्स को हमने 2A और 3A माना। फिर 2A और 3A में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 2 और 3 के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हीं को मिला के बना है A, एंड दैट बिकम्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the greatest number which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। सिर्फ इसमें ये समझना जरूरी है कि हमें इसको
सॉल्व कैसे करना है। सो ध्यान से हम इसी के वर्ड्स को दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है वो एक फैक्टर होता है, और फैक्टर का मतलब है, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये HCF की टेक्निक से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब ये कहता है दूसरी बात जो नोट करने की है, विच डिवाइड्स 85 एंड 72, लेकिन ये इनका फैक्टर नहीं है। फैक्टर किसका होगा, इनमें से 1 और 2 रिमाइंडर्स बचने चाहिए। अगर 85 में से 1 बचना चाहिए, यानी कि कितने कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 84, यानी 85 को जब हम इस नंबर से डिवाइड करें तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा बचना चाहिए, और 72 को डिवाइड करें तो 2 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 में से एक अलग कर देते हैं, नंबर बन गया 84। फिर हमने 72 में से 2 को हटा दिया, नंबर बन गया 70। अब यानी कि हमें 84 और 70 को उनके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड होने के लिए अब इनका निकालते हैं हम HCF। अब ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। हमने बनाया इनका फैक्टर ट्री 84 और 70 का। मैं टाइम बचाने के लिए सारे फैक्टर्स रीड नहीं कर रही हूँ, सब लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से अपने आप निकाल लेना। हाँ, ये जरूर है, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किए हैं ये इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हम देखें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है हमें वो फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, 7 और 7, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है 14। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 14 को अगर हम 85 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 84 के बाद 1 बचता है। आई थिंक ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो इसके वजह से आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें फाइनल आंसर कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। यहाँ किसी ने नहीं कहा था आपसे कि आपको HCF निकालना है 84 और 70 का, ये हमने खुद एनालाइज किया। उन्होंने कहा था कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर सो एंड सो इज 14। अगर टाइम का क्रंच हो तो आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड नंबर इज, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, रिक्वायर्ड नंबर। क्वेश्चन में अपने आप लिखा है हमें क्या ढूंढना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल उससे डिफरेंट भी है। सिमिलर कैसे है और डिफरेंट कैसे है, डिस्कस करते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 33 में। फाइंड द लीस्ट नंबर, उसमें क्या था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें है फाइंड द लीस्ट नंबर। ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है किस किस से, 12, 16 और 24। ये बात दोनों में बिल्कुल अलग है। क्या अलग है, उस केस में हमारे को निकालना था फैक्टर जो कि डिवाइड करता है, अब हमें निकालना है मल्टीपल जो डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ LCM। अब LCM निकालना है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। किन नंबर्स का निकालना है, 12, 16 और 24। ठीक है, तो ये नंबर डिवाइड, लेकिन और दूसरी बात जो कॉमन है इसमें भी, लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, उसमें हमने रिमाइंडर्स को पहले माइनस किया था। क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, कि भाई जो बचाना है ना एंड में उसको पहले अलग कर देते हैं, बाकियों को इक्वली डिवाइड करते हैं। इस केस में हमें ये लीस्ट नंबर निकालना है जो 12, 16 और 24 से डिवाइड होने के बाद हमको 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं 12, 16 और 24 का LCM। अब फिर से वही फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, इनके फैक्टर ट्री, लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी आपके साथ ट्रिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे जब ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर्स हो LCM निकालने के लिए, तो हम जल्दी से कैसे निकालेंगे। देखो मैंने तीनों नंबर लिख लिए, 12, 16 और 24। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24, तो मैंने 24 को पहले लिख लिया। अब 24 को अगर मैंने लिख लिया तो 12 तो ऑलरेडी कवर हो गया। कैसे कवर हो गया, 12 इंटू 2 इज 24, तो 24 में 12 तो हमने बना ही लिया। ठीक है, तो 24 हमने एक इंक्लूड कर लिया। अब उसके पहला नंबर है 16। 16 और 24 में अगर हम देखें तो एक नंबर है 8। ठीक है, 24 में 8 इंटू 3 को अगर मैं रखूं तो 16 का 8 तो कवर हो ही गया, बचा क्या
सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास 2। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स मैंने लिस्ट कर दिए। 24 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, ये मैं ब्रेक करके भी समझा रही हूँ ताकि कोई जल्दीबाजी ना हो और हम गलत स्टेप ना कर दें। ये शॉर्टकट बता रही हूँ, यूज करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से तो हो ही जाएगा। 24 को मैंने लिखा, उसके फैक्टर्स लिस्ट कर लिए। इस 24 में 12 बनाने के लिए काफी कुछ है, 2 2 और 3। 16 को बनाने के लिए मुझे 2 2 2 और 2 चाहिए। 3 बार ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सिर्फ एक बार और हम 2 ले लें तो हमारा पूरा का पूरा मल्टीपल का सेट कंप्लीट हो जाता है और हम इनको मल्टीप्लाई करें तो नंबर आता है 48। लेकिन 48 को अगर हम 12, 16 और 24 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 कहाँ जाएगा फिर? तो 7 को रिमाइंडर बचाने के लिए ये नंबर 48 नहीं होना चाहिए, 48 से 7 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 रिमाइंडर बचाने के लिए हम उसको 48 में ऐड कर देते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर देखो मैंने यहाँ यूज किया है, हमारा नंबर है रिक्वायर्ड नंबर जो कि है 55। फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे फाइनल स्टेटमेंट से। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। द नंबर विच डिवाइड्स इज अ केस ऑफ HCF एंड अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इज अ केस ऑफ LCM। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए हैं स्लाइड पे, इसका एक रीजन है, प्रूव दैट 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, और दूसरे वाला है 6 टू द पावर n। इस तरह का क्वेश्चन हमने NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में किया है, मेरा पहला मॉड्यूल रियल नंबर्स वाला, और उसके बाद हमने MCQs में भी किसी ना किसी फॉर्म में डिस्कस किया है। फिर भी मैं इसका एक मॉडल आंसर अगर मैं दिखा दूं नाउ, अब ये मॉडल आंसर आई एम डिस्कसिंग फॉर द लास्ट टाइम, ये आज मेरा लास्ट मॉड्यूल होने वाला है, और इसके अंदर हम कोई भी नंबर आ जाए, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 15 टू द पावर n, 12 टू द पावर n, कोई भी हो जाए ये इसी तरह से सॉल्व होगा। पहले स्टेप में क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, और फिर दूसरा रूल हमारा क्या था कि 10 हमारे पास होना चाहिए अगर 0 से एंड करना है। तो 10 होने के लिए 2 और 5 चाहिए। किस किस के पास 2 और 5 है और किस किस के पास नहीं है वो हमें लिखना पड़ेगा। 6 के पास 5 नहीं है, 4 के पास भी 5 नहीं है, 15 के पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। सो जिसके पास जो कमी है वो हमने कोट कर दिया, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर 0 से एंड नहीं हो सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और 100% या तो MCQ में या 2 मार्कर में ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दैट विल बी अ ट्रीट टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, 2 मार्कर का छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगी बिकॉज हम ये सारी चीजें हम कर चुके हैं डिटेल में इन द लेसन मॉड्यूल्स। फिर भी जस्ट टू शो वंस अगेन सारे कॉमन फैक्टर्स को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो हमारा HCF बनता है 24, और हमने LCM के लिए एक और ट्रिक मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ट्रिक टू फाइंड LCM, इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, LCM की मुझे ये ट्रिक पर्सनली सबसे आसान लगती है। अगर हमने पहले HCF निकाल लिया है तब, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम आएगी जब हम HCF की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, HCF की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 24 को। अब 24 को लिखते ही मेरे ये सारे येलो वाले फैक्टर्स कवर हो गए। जो बचे 72 का बचा 3 और 120 का बचा 5, बस उनको इंक्लूड किया। और क्योंकि 24 हम ऑलरेडी मल्टीप्लाइड नंबर है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर शॉर्टकट से मिल जाता है। ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर अच्छी लगे तो यूज करो, कंफ्यूज करें मत करो। यूज द ट्रेडिशनल मेथड, बट HCF LCM निकालने में गलती नहीं करो। हालांकि ये प्रैक्टिस के साथ अगर आप देखोगे तो ये चीजें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये ट्रिक्स एनग्रेन हो जाती है हमारे माइंड में। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर्स। सो सिर्फ नंबर थोड़े खतरनाक टाइप के लग रहे हैं मुझे, 18180 और 7575। ऑल्सो फाइंड द HCF ऑफ द 2 नंबर्स। आई होप ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रेपिटेशन है, सिर्फ इसके फैक्टर्स अगेन थोड़े से वियर्ड आ रहे हैं। अगर हम देखें 18180 का चार्ट, लास्ट में जाके 101 आता है। NCERT में भी एक एग्जाम्पल था जिसमें 101 हमारा प्राइम फैक्टर आ गया तो खत्म। उसके बाद हमने देखा 7575,
उसके अंदर भी एक और 101 आ गया। येलो को मैंने सारे फैक्टर्स जो येलो में है वो कॉमन प्रेजेंट है तो उनको कंट्रीब्यूट करके हमारा बन जाता है HCF, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पहले LCM निकालना है, तो LCM निकालने का भी हमने वही डिस्कस किया था ना, ट्रिक कैसे किया था कि सारे के सारे हम पहले कॉमन फैक्टर्स को लिस्ट कर देते हैं। 3 को ले लिया, 5 को ले लिया और 101 को ले लिया। उसके बाद अनकॉमन वालों को 2 2 3 आ गया पहले वाले से और 5 आ गया लास्ट वाले से। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया LCM और HCF तो ऑलरेडी आ गया। कैसे आ गया? हमने मल्टीप्लाई किया 101 को, 5 को और 3 को, तो हमारे पास दोनों आंसर्स एक साथ आ गए हैं। ठीक है, आई होप ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। थोड़े नंबर्स बड़े जरूर है बट टेक्निक बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम 2 मार्कर में या कभी कभी 3 मार्कर में भी आ जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस में या तो हम HCF निकाल रहे हैं या LCM, बस ये समझने की बात है करना क्या है। ओके, 3 bells ring at intervals 6, 12 and 18 minutes। ठीक है, समझ आ गया। 3 bells हैं जो 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। यानी कि पहली बेल कितनी बार बजेगी? 6 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, फिर 18 मिनट पे, फिर 24 मिनट पे। और जो दूसरी वाली बेल है वो कैसे बजेगी? 12 मिनट, 24 मिनट, उसके बाद 18 वाली 18, 36। अब टेबल याद नहीं करा रही हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं बेल्स के आगे बजने की। इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? अगेन का मतलब भी यही है कि भाई आगे बढ़ो इन फ्यूचर। इसका मतलब 6, 12, 18 का साइकिल आगे बढ़ाओ। दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ LCM। ये बात तो सबको समझ आ गई है। और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया, इसको तो हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या लिया हमने? 18। 18 में 6 ऑलरेडी कवर्ड है या नहीं है? 6 इंटू 3 इज 18, तो 18 में मैंने 6 को कवर कर लिया। और 12 का कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो 18 में ऑलरेडी आता है? कम ऑन, 6 इंटू 2 इज 12। 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं 18 में, तो एक सिर्फ 2 और ऐड करें तो इसका LCM बन जाता है 36 मिनट्स। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे ओरली तो कर नहीं सकते, इट्स अ 2 मार्कर। MCQ में होता तो हम कर सकते हैं, तो हम वही टेक्निक यहाँ पे फॉलो करते हैं। 18 के फैक्टर्स लिस्ट किए, 6 अपने आप बन गया, एक 2 ऐड किया तो हमारा LCM आ गया 36। अब से 36 इज नॉट द राइट आंसर। सिर्फ 36 लिखकर आंसर नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है वो दोबारा कब एक साथ बजेंगी, राइट? तो 36 मिनट्स के बाद बजने वाली हैं वो बेल्स। सो आफ्टर 36 मिनट्स ऑल द 3 bells will ring together again। ये हमने डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन में टाइम बताया गया है एग्जैक्ट, तो हमें लिखना चाहिए कि दोबारा वो बेल्स बजेंगी 6:36 AM पर। ठीक है, बात क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। वाओ, ये एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। फिर आप कहोगे स्लाइड पे क्यों दिखाया? स्लाइड पे इसलिए दिखाया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहे हैं। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल मेरा प्रीवियस ईयर CBSE क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने लिस्ट किए हैं, रेपिटेशन में मैंने उसको इग्नोर किया है कि लेट्स सेव टाइम, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, अब आप कहोगे मैम ये भी कर चुके हो, स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैं ये स्किप नहीं करने वाली हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि ये सिमिलर जरूर है लेकिन सेम नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। आधे लोग सोचने लगेंगे क्या फर्क है, पढ़ते हैं इसको। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। नाउ विच इज डिविजिबल बाय यानी कि जो नंबर हमें ढूंढना है उसको डिविजिबल होना है 18, 24 और 36 से। तो हम मल्टीपल्स की बात करेंगे या फैक्टर्स की? डेफिनेटली मल्टीपल्स। तो ये वाला केस भी हमारा LCM का केस है। लेकिन इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है? वहां हमें ये पता था कि ऐसा एक नंबर निकालो और 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, हमने आराम से ऐड कर दिया। इसके अंदर बात हुई है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है? कौन सा होता है 3 डिजिट नंबर हमारा? सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा है 999। लेकिन डेफिनेटली क्या ये नंबर जो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर है इन सारे नंबर से डिविजिबल है 18, 24 और 36? डेफिनेटली नॉट। तो यानी कि हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इससे पहले नंबर आता है 999
8। अब क्या हम हर बार एक एक नंबर लेंगे और हर बार उसकी डिविजिबिलिटी 18, 24 और 36 से चेक करेंगे? नो, नो एंड डेफिनेटली नो, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो इसको कैसे करना है? इसमें दो तरीके से हम चलेंगे। एक, पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम, क्योंकि यहाँ बड़ी क्लियर सी बात है, 18, 24 और 36 हमारे डिवाइजर्स हैं। फिर से वही टेक्निक, 36 को मैंने ले लिया। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इंक को। 36 हमने लिया सबसे बड़ा नंबर। अब 36 में ऑलरेडी क्या क्या कवर्ड हो गया भाई, एक बार देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, इंटू 9 इज 36। 18 को बनाने की कोशिश करते हैं। 18 को बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 18 हो गया कवर। 24 को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 24 को बनाने के लिए मुझे चाहिए 4 इंटू 3 इज 12, इंटू 2 इज 24। एक 2 के और आते ही मेरा 24 भी बन गया। सो दैट्स हाउ आई गेट द एलसीएम ऑफ द थ्री नंबर्स एज 72। ठीक है, सबका अपना तरीका है। दोनों तीनों ट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जाए। एलसीएम निकाल लिया है, आपकी मर्जी है एग्जाम में जो समझ आए वैसे एलसीएम निकालना। अब 72 को हमें कहां तक चेक करना है? हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या था? 999, और पहला मल्टीपल हमारा आ गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 72। अब 72 से जाते हुए हमें 3 डिजिट नंबर्स के ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंचना है और देखना है क्या 999 है? नहीं है। 998 है? नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि हम हर बार इसको ऐसे चेक करें? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम 72 के मल्टीपल्स निकालना चेक करते हैं और देखते हैं कि 72 का वो कौन सा मल्टीपल है जो जस्ट 999 से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिविजन एल्गोरिथम यूज करते हैं और इस 999 को किससे डिवाइड करते हैं? एलसीएम से। तो जब हम इसको 72 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट आ जाता है 13 और प्लस 63। जब हम बात कर रहे हैं इस प्लस 63 की, तो ये है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर का मतलब फालतू, एक्स्ट्रा, क्या बच रहा है हमारे पास। यानी कि अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें, 999 को हमने 72 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट हमारा आ गया 13। तो अगर हम इस 63 को यहां से हटा दें, कोई ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं कि इरेज कर दो मैम। इसको यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लेफ्ट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 999 में से अगर मैंने 63 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को नंबर मिलता है 936, और 936 वो 3 डिजिट लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो 72 से डिविजिबल होगा। और 72 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो उसके तीनों नंबर्स, कौन तीनों नंबर्स? 18, 24 और 36 से डिविजिबल होगा। ये आंसर थोड़ा सा लंबा है। इसमें लंबा इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा हैवी है। पहले आप एलसीएम निकालोगे, फिर आप उसको 999 को एज्यूम करोगे, तो हर चीज़ की वैल्यू है। एक बात, 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा है उसको भी दिमाग में रखना है। गलती से 900 या 100 लेने की गलती मत करना। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 2 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, prove that 2 plus root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स में, लेसन के मॉड्यूल्स में इतना डिटेल में कराया है कि मेरा खुद नहीं मन कर रहा है। लेकिन चलो, अगर किसी बच्चे ने वो मॉड्यूल नहीं देखा है तो फिलहाल के लिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो गो बैक टू दोज वीडियोस एंड वॉच इट। इसको एज्यूम करने के लिए हमने क्या किया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। कैसे किया था? हमने एक गलत चीज को एज्यूम किया है। करेक्ट क्या है कि 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है। ठीक है, तो हम उसको गलत एज्यूम क्या कर रहे हैं? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो देयर वुड एग्जिस्ट सम को-प्राइम इंटीजर्स a and b such that this can be written as a upon b where a and b are co-prime integers। फिर हमने क्या टेक्निक फॉलो की थी? रूट 3 को एक तरफ बचाते हुए हम बाकी की सारी इंटीजर टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो इसका न्यू लुक आ जाएगा रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2। सिंप्लीफाई किया, राइट साइड पे एलसीएम लिया, तो हमको मिल गया a माइनस 2b अपॉन
बी। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब लेफ्ट साइड हमको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में भी, ना भी दिया हो तो भी हमें ये एज्यूम करके चलना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऑल्दो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका एक ही मतलब है कि आपको √3 का प्रूफ दोबारा एग्जाम में नहीं लिखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आप डबल से भी ज्यादा टाइम खर्च कर दोगे। और आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो ज्यादा समय नहीं खर्च कर सकते। एक 2 मार्कर के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट 4 मिनट का ही आप समय बिता सकते हो, तो इससे ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से रैशनलाइज करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि भाई हम कंट्राडिक्शन पे आ चुके हैं। ए और बी इंटीजर्स हैं हमारे, उससे हमको a-2b और b तो ऑब्वियसली इंटीजर्स ही है, तो राइट साइड पे इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब है राइट साइड हमारी रैशनल बन जाती है, जो कि इंप्लाई करेगा कि लेफ्ट साइड भी हमारी रैशनल है। और अगर ऐसा वो इंप्लाई करता है तो क्या ये सही होगा या गलत? ये बिल्कुल गलत होगा। हम कह रहे हैं कि √3 इज रैशनल और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुके हैं कि √3 इज इरैशनल, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन इसी को कहते हैं। एक गलत चीज को हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है वो इसलिए आई क्योंकि हमने एक गलत चीज को सही एज्यूम किया बिगिनिंग में। क्या एज्यूम किया था? कि 2 + √3 रैशनल है। वो बिल्कुल गलत हो गया है, इसलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 2 + √3 इज इरैशनल। बेटा ये एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में ये आ गया है वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और जितना मैंने बोर्ड करेक्शंस किए हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए आता है और ये 3 मार्क के लिए ही सूटेबल है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लो। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा और सारे क्वेश्चंस को इसी की तरह से सॉल्व करना है। तो आई थिंक 3 मार्क्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखो, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही डिस्कस होगा ये भी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है। 2 मार्कर में आएगा कि नहीं आएगा आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन सूटेबल बनता है। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? गिव रीजंस। अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ बचे गए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नो दिस इज नॉट। तो क्या रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच में? आंसर इज नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आधे लोगों के दिमाग में आंसर आ चुका है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर HCF है 18 और LCM है 380। 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, ठीक है? इसका मतलब अगर ये डिविजिबल नहीं है और हम कह रहे हैं कि इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो एक रिजल्ट हमने सीखा है। क्या सीखा? दैट LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, यानी कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो ये हमारा सूटेबल रीजन हो गया। चलो एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखते जाओ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। दिस इज द केस ऑफ क्लियर HCF। ये हम डेफिनेटली पहले कर चुके हैं, जस्ट रेपिटेशन है। अब रिमाइंडर्स 9 और 7 है। ये रेपिटेशंस मुझे बार बार डिस्कस इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों आप समझो कि ये क्वेश्चन CBSE में कितनी बार आए हुए हैं और हर बार नंबर्स चेंज होकर आ रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि इन PYQs में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप खुद ही तैयार कर लोगे, ठीक है? सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि रिमाइंडर्स बचने चाहिए 9 और 7, तो पहले अलग कर देते हैं, ठीक है? अलग करने का मतलब उनको सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जो इनको अब एग्जैक्टली डिवाइड करे, इनको नहीं। अगर ओरिजिनल नंबर्स को करे तो 9 और 7 बचना चाहिए, तो जो बचना चाहिए मैंने उसको पहले ही बचा के रख दिया है, सेविंग पहले ही कर लिया है, ठीक है? सो अब हम इसका HCF निकालते हैं। HCF के लिए हमने फिर से वही बना लिया, क्या? फैक्टर ट्री। इस फैक्टर ट्री में अब आप देखोगे ये एक और छोटी सी चीज मैंने डाल दी है कि मैम ये क्या कर रहे हो आप? 69 को ही आपने बॉक्स बना दिया। मुझे यहाँ HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी ने नहीं मुझे कहा कि इसकी पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर मुझे एक स्टेज पर एक बड़ा सा नंबर पहले ही मिल गया जो दोनों में आ रहा है, पहले मैं उसको स्प्लिट करने में मेहनत करूं, फिर मैं मल्टीप्लाई करूं, व्हाट्स द पॉइंट? यहाँ मैंने दोनों की चार्ट में देखा 69 दोनों में आ रहा है, तो अगर दोनों में ही आ रहा है 69 तो वहीं रोक दो ना। आई हैव टू टेक दी HCF। तो HCF में मैंने क्या ले लिया? एक 69 आ गया, एक 2 आ गया, तो मेरा HCF आ गया 138।
138। अब ये 138 रिक्वायर्ड नंबर है जो डिवाइड करेगा 285 और 1249 को, रिमाइंडर छोड़ेगा 9 और 7। लंबा स्टेटमेंट ना लिखना हो तो लिख देना देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 138। चलो अब देखो 4 क्वेश्चन हम अभी निपटा देते हैं बिना कुछ किए। प्रूव दैट रूट 3, रूट 2, रूट 5, तीनों क्वेश्चन में सिर्फ 3, 2 और 5 का फर्क है। ये सेम डायरेक्ट डिट्टो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ कि 3 मार्क के क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो ये कितनी बार आए हैं, 1, 2, 3, 4, घुमा फिरा के वही रूट 3, वही रूट 2, वही रूट 5। और क्वेश्चन 48 में देखो फिर से रूट 3 हमको इरेशनल बता दिया गया है और हमें प्रूव करना है 5 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिकअप किया हुआ है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ना एनसीईआरटी को। ये एक ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में आया है। 3 ट्रैफिक लाइट एट द डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर। अब इतनी बार चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली। पहली बार 7 बजे चेंज हुई, अगली बार कब होंगी, क्या निकालना है हमें इनका एलसीएम। शॉर्ट में निपटाते हैं इसे, ठीक है। एलसीएम हमने निकाल लिया और इसके लिए इसमें सिर्फ एक ही बात देखने की है। इन्होंने पूछा है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एक लगा कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि टाइम ऐसा ही आएगा, 7:10, 7:15, 7:36। लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। टाइम दिखा रहा है हमारा 4:32 और ये 4:32 किस में आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है ना। 4:32 सेकंड्स को पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। हमारे पास 12 एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि अगर हम इस 4:32 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने मिनट्स मुझे मिल गए, 7 मिनट मिल गए हैं। 60 से कंफ्यूज नहीं होना, 60 सेकंड्स का 1 मिनट बनता है। तो डिवाइड किया है 60 से, तो 7 इज द क्वोशिएंट एंड 12 इज द रिमाइंडर। तो मेरे पास आता है 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:32 सेकेंड्स आर इक्वल टू 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। अगर ऐसा है तो हमारा टाइम भी वैसा ही होगा। कि टाइम कैसे हम बताएंगे इसको, 7 बजे वो शुरू हुआ था तो 7:07 और 12 सेकेंड पर ये 3 ट्रैफिक लाइट्स दोबारा एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। गुड, ओके। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर बच्चे सबसे आसान क्वेश्चन होते हुए भी बहुत गलतियां करते हैं। एंड एज एन एग्जामिनर मैंने पिछले 20 साल लगातार सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट्स चेक किए हैं एज एन एग्जामिनर। सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बहुत तकलीफ होती है। ये क्वेश्चन ध्यान से करो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर्स बहुत आसान है लेकिन छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करते हैं। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, एक और बात, ये लंबा सा क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप देखोगे कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, बस 1 या 2। बिल्कुल इसी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने केस स्टडी में कन्वर्ट करके पूछा हुआ है वो भी आप अपने सामने खुद देख सकते हो। तो इसको ढंग से समझते हैं, उसके बाद जस्ट 2 केस स्टडीज एंड वी आर डन विद द चैप्टर। इस आर्ट ओके, यहां से पढ़ते हैं सीधा इंपॉर्टेंट बात। 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 इंटरेस्टेड इन डांस, 100 इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them. केस स्टडी में पढ़ना बहुत पड़ता है। Such that कंडीशन क्या है, each group consists of students interested in the same art form. उनको अलग अलग कमरों में ठहराना है, ठीक है, लेकिन इनको मिक्स नहीं करना है। यानी कि 60, 84 और 108 स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरीज में हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में ही रखना है, हमें मिक्स नहीं करना। तो यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे एक ग्रुप में रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने एक ग्रुप में रख सकते हैं, यानी कि 60 को हमने डिवाइड करना है, 84 को डिवाइड करना है और 108 को भी डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है उसको उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो ये केस है क्लियर हमारा HCF का, ठीक है। तो इसके अंदर 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये तो हमें समझ आ गया है कि ये एक HCF का केस है। पहला पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, ये सेकेंड है। यहां से चलते हैं, अगर हम देखें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, ये बन जाता है इनका पहला सवाल। दैट्स पार्ट 1। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, ये आ जाता है दूसरा सवाल। एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप, यानी कि कितने रूम हमें टोटल चाहिएंगे
ये बन जाता है तीसरा सवाल। ठीक है, तो HCF से हमें पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हम एक ग्रुप में ठहरा सकते हैं। HCF आप सब लोग निकाल ही लोगे, मैंने तुरंत यहाँ पर फैक्टराइजेशन दिखा दिया है और HCF बता दिया है, बाकी सब लोग ओरली भी निकाल सकते हैं। HCF आ गया हमारा 12। अब इस HCF को यूज करके ये 3 आंसर्स हमें सावधानी से देने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, ये तो पार्ट 1 का आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया। क्या आ गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 12। अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी रूम्स इन ईच कैटेगरी, यानी कि अगर हम देखें म्यूजिक में 60 बच्चे इंटरेस्टेड हैं, 60 बच्चों को अगर 12 के ग्रुप्स में बांटा जाए तो कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बन जाएंगे हमारे? 60 इज 12 इंटू 5, 84 इज 12 इंटू 7 एंड 108 इज 12 इंटू 9। हमने इनको 12-12 बच्चों के ग्रुप में बांटा तो हमारे पास ग्रुप्स आ गए। कैसे आ गए? द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, ये आंसर हमें लिखना जरूरी है। म्यूजिक के 5, डांस के 7 और हैंडीक्राफ्ट्स के 9। बस अब अलग अलग इतने चाहिए तो टोटल कितने चाहिए भाई? सिर्फ ऐड कर देते हैं उसको, उनको ऐड करते ही हमको मिल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स अलॉटेड वुड बी 21। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? अब ये देखो, यही एक वर्ड प्रॉब्लम आया हुआ है 3 मार्क्स के लिए और ट्रस्ट में बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी में। तो यहाँ आ जाता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी के थोड़े लिमिटेड केसेस हैं तो ध्यान से समझ लेना। फिर से इसमें क्या हो रहा है? अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब पार्टिसिपेंट्स आ गए। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। 3 नंबर्स हमारे लिए आ गए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने। कौन से आ गए हैं भाई? कहाँ गए नंबर्स हमारे? ये रहे 60, 84 एंड 108। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं, ये याद रखना, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। वही वाला केस बिल्कुल पिछले जैसा कि हर रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में एकोमोडेट किया जा सकता है? हम क्या निकालेंगे? इनका HCF 60, 84, 108। भाई नंबर भी मुझे तो वैसे ही लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल नंबर सेम है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा दिया हुआ है, सिर्फ कहानी बदल दी। एग्जैक्टली सेम डेटा, तो मतलब एक कमरे में कितना? इनका HCF क्या निकाला था हमने? इनका HCF निकाला था 12। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया 12। फिर पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच कैटेगरी। फिर वही 60 के लिए 5, 84 के लिए 7 और 108 के लिए 9 और टोटल कमरे हमको कितने चाहिए? 21। सिर्फ एक पार्ट है इसमें जो ऐड कर दिया है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन था 3 मार्कर के लिए और ये वाला क्वेश्चन हो गया है 4 मार्क्स के लिए। चेक वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, कौन से 3 नंबर दिए हैं? 60, 84 एंड 108 इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। और इसका आंसर क्या होगा? नो, नो और नो। बेटा मैंने सारे वीडियोस में डिटेल में बताया है कि 3 नंबर्स का HCF LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्रोडक्ट के जैसा नहीं आता। वही आपको यहाँ चेक करना है और वेरीफाई करना है कि वो बराबर नहीं आता। तो ये आंसर नो होगा और मल्टीप्लाई करके आप आराम से दिखा सकते हो। तो ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। खुशी wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in a birthday party. Wow, कितनी अच्छी बच्ची है। She bought 36 apples and 60 bananas and decided to distribute fruits equally among all. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को 36 एप्पल्स और 60 बनानास, यानी हर बच्चे को एप्पल्स भी मिलने चाहिए और बनानास भी मिलने चाहिए। कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बच्चों को एप्पल्स मिल गए, कुछ को बनानास मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका इंटेंशन ये है कि जितने भी बच्चे आए उनको वो बराबर से नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ बनानास दे पाए। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो उसने 2 बच्चों को बुलाया, 2 बच्चों को बुलाया तो 18 एप्पल्स हो गए और 30 बनानास, बहुत ज्यादा है ना। तो लेट्स सी हम उसने मैक्सिमम कितने बच्चों को बुला सकते हैं। हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट। अब मैं अगर 3 को सोचूं तो 3 को सोचें तो 12 एप्पल और 20 बनानास हर बच्चे को मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है भाई ये भी बहुत ज्यादा है, गेस्ट की लिस्ट थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ाई जाए? जहां तक वो हाईएस्ट पॉसिबल फैक्टर हमें मिल जाएगा। 36 और 60, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 12। तो यानी कि खुशी मैक्सिमम कितने गेस्ट को बुला सकती है? 12। ठीक है, और फिर कितने एप्पल्स और कितने बनानास मिल जाएंगे? कम ऑन, ये तो हम ओरली कर पा रहे हैं। 3 एप्पल्स एंड 5 बनानास। ठीक है, केस स्टडी है तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ समझने की देर होती है।
अब एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है. इफ खुशी डिसाइड्स टू ऐड 42 मैंगोज, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट नाउ. इसका मतलब अभी 36 एप्पल्स और 60 बनानास तो बांटने ही थे, उसको साथ साथ 42 मैंगोज भी बांटने हैं. वही कंडीशन, एक बच्चे को एप्पल भी मिलना चाहिए, बनाना भी मिलना चाहिए, मैंगोज भी मिलने चाहिए और बराबर नंबर में मिलने चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे? 12 तो HCF था 36 और 60 का, लेकिन 12 तो डेफिनेटली 42 का फैक्टर नहीं है. तो हमें अब वो हाईएस्ट नंबर चाहिए जो तीनों का फैक्टर हो, यानी कि HCF ऑफ 36, 42 एंड 60. तो इनका HCF हो जाता है 6. इससे अब मैंगोज के ऐड होने से सिर्फ 6 गेस्ट हम बुला सकते हैं. ठीक है, और फिर हमें कितना कितना मिलेगा वो इन्होंने पूछा नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं. नाउ B part इसका, if the cost of 1 dozen of bananas is rupees 60, cost of 1 apple is rupees 15 and cost of 1 mango is rupees 20, find the total amount spent on 60 bananas. Now अब ध्यान से देखो, 1 डजन के लिए 60 is the cost, 60 bananas के लिए कितने डजन हम खरीदेंगे? Come on, 5 dozens. So 5 dozens at the rate of rupees 60 will cost me 300. इसी तरीके से हम एप्पल्स की कॉस्ट और मैंगोज की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं और हमारा टोटल अमाउंट स्पेंड बन जाता है 1680. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी का, लेकिन हर क्वेश्चन चाहे केस स्टडी हो, चाहे 2 मार्कर, चाहे 3 मार्कर, चाहे MCQ, घूम फिर के पूरा का पूरा चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड HCF, LCM and irrationality of numbers like root 2, root 3 and so on. Children, wish you all the best. इसके साथ मेरा ये PYQs का मॉड्यूल यहीं खत्म होता है. ठीक है, अच्छे से वीडियोस देख लो. हमने 4 लेसन के मॉड्यूल्स अपलोड किए हैं और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के. पिछले मॉड्यूल में MCQs थे, इस वाले मॉड्यूल में मैंने 2 मार्कर, 3 मार्कर और केस स्टडी क्वेश्चन सब डिस्कस कर दिया है. इसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे. सो चेक करते रहो वीडियोस and keep studying hard. Work hard and get the best results. Till then, goodbye.